बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सर। जी बेटा, चैप्टर नंबर 25 हमारा चल रहा है और इस चैप्टर में हम लोगों ने कैपेसिटर्स के बारे में उसके इंट्रोडक्शन पढ़ा था लास्ट टाइम, और फिर हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एक डेरिवेशन की थी, उसकी कैपेसिटेंस फाइंड आउट की थी। आज हम कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले कैपेसिटर्स इन पैरेलल, यानी अगर मल्टीपल कैपेसिटर्स आपस में किसी सर्किट में पैरेलली कनेक्टेड हो और हमें उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी हो तो हम किस तरह कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम यहाँ से बात स्टार्ट कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम अज्यूम कर लें कि एक सर्किट है जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल कैपेसिटर्स मौजूद हैं और ये कैपेसिटर्स आपस में इस तरह कनेक्टेड हैं कि ये अपेरेंटली एक दूसरे के पैरेलल है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये कैपेसिटर इसके पैरेलल है, इसी तरह फॉर एग्जांपल एक कैपेसिटर और है सो लेट्स से हमारे पास मल्टीपल कैपेसिटर्स हैं और हम इनकी लेबलिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो कैपेसिटर है इसको हम C1 कह देते हैं, इसकी कैपेसिटेंस को, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम C2 कह देते हैं और ये है C3। और इन तीनों कैपेसिटर्स को चार्ज करने के लिए हमने किसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। इसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमने एक सोर्स कनेक्ट की हुई है, ठीक है, जिससे हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ वोल्टेज सोर्स और हमें ये पता है कि जो वोल्टेज सोर्स होती है उसके दो टर्मिनल्स होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। और आमतौर पर चार्ज जब फ्लो करता है तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से चार्ज इस टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज जाएगा, ठीक है, और यहाँ से चार्ज वापस आएगा। आमतौर पर ये चार्ज की फ्लो को ये एरोज शो कर रहे हैं। अब चार्ज को हम Q से लिखते हैं और चार्ज Q जब इस जगह पहुंचेगा तो अब उसके पास तीन पाथ हैं। एक पाथ जा रहा है C1 की तरफ, दूसरा पाथ जो है वो C2 की तरफ जा रहा है और तीसरा पाथ जो है ये C3 की तरफ आ रहा है। लिहाजा कुछ चार्ज इस डायरेक्शन में चला जाएगा, फॉर एग्जांपल इसको हम Q1 कह रहे हैं। कुछ चार्ज इस तरफ आ जाएगा, इसे हम Q2 कह देते हैं, और कुछ चार्ज इस तरफ आ जाएगा, इसे हम Q3 कह देते हैं। तो एक चीज़ तो यहाँ पर बिल्कुल डेफिनेट है, वो ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में जब चार्ज इन कैपेसिटर्स तक पहुँचता है तो वो डिवाइड होकर आ रहा होता है, क्योंकि मल्टीपल पाथ होते हैं तो मल्टीपल पाथ होने की वजह से चार्ज जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है टोटल चार्ज Q है और ये Q जो है वो Q1, Q2, Q3 तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। इसी तरह अगर हम बात करें वोल्टेज की तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो वोल्टेज सोर्स है इसके दो टर्मिनल हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव है, इसको मैं यहाँ कंसिडर कर लेता हूँ, दिस इज पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है, इसको हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज नेगेटिव। ये वोल्टेज सोर्स बराह रास्त कनेक्टेड है इस कैपेसिटर के साथ। C1 के अगर आप दोनों टर्मिनल्स देखें तो वो इस नेगेटिव
और पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, लिहाजा इसको जो वोल्टेज मिल रही होगी ये होगी V। इसी तरह अगर आप C2 को देखें तो C2 का ये वाला टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्टेड है और C2 का ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है, लिहाजा ये भी बैटरी से बराह रास्त, सोर्स से बराह रास्त कनेक्टेड है। इसी तरह अगर हम इस कैपेसिटर को देखें तो ये कैपेसिटर जो है ये भी सोर्स से बराह रास्त कनेक्टेड है, क्योंकि ये टर्मिनल सोर्स के हैं, तो लिहाजा अगर आप इन टर्मिनल्स को देखें यहाँ पर तो C3 भी इससे बराह रास्त कनेक्टेड है इस तरफ भी, और पॉजिटिव टर्मिनल से भी यहाँ डायरेक्टली कनेक्टेड है, लिहाजा इसको जो वोल्टेज मिल रही होगी ये वोल्टेज भी V होगी। सो हम ये कह सकते हैं कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास V जो होता है ये सेम होता है एट ईच कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर को वोल्टेज सेम मिल रही होती है, लेकिन जो चार्ज होता है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, डिवाइड हो जाता है अमंग कैपेसिटर। कैपेसिटर्स के दरमियान चार्ज जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर चार्ज Q था लेकिन वो Q1, Q2 और Q3 में डिवाइड हो गया, क्योंकि यहाँ से जो चार्ज फ्लो करता हुआ आ रहा था उसको यहाँ आकर 3 पाथ मिले, तो डिफरेंट पाथ मिलने की वजह से जो चार्ज था टोटल वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। अब इस डायग्राम को देखते हुए हमें नज़र आ रहा है कि जो टोटल चार्ज है वो Q है और वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, लिहाजा हम इसको फिर कह सकते हैं कि टोटल चार्ज Q था और वो Q1, Q2 एंड Q3 में डिवाइड हो गया। So this is equation number 1। जबकि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है कि Q for a capacitor, Q is equal to CV, ये फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है। इसी तरह अगर हम बात करें Q1 की तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं Q1 वो चार्ज है जो कैपेसिटर C1 पर आ रहा है और यहाँ वोल्टेज V है, तो Q1 का फॉर्मूला होगा C1V। इसी तरह अगर हम Q2 की बात करें तो Q2 वो चार्ज है, चार्ज की वो क्वांटिटी है जो C2 पर आ रही है, लिहाजा Q2 के लिए जो फॉर्मूला होगा ये होगा C2V, और इसी तरह Q3 जो होगा ये होगा C3V। अगर इन तमाम वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर दें इन इक्वेशन नंबर 1 में तो Q की जगह हम लिख सकते हैं CV, Q1 की जगह हम लिख सकते हैं C1V, प्लस Q2 की जगह हम लिख सकते हैं C2V एंड Q3 की जगह हम लिख सकते हैं C3V। अब आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पर हमारे पास V कॉमन आ रहा है, लिहाजा अगर हम V कॉमन ले लें तो ये आएगा C1, C2, C3 और यहाँ V इस V से कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आएगा C1 C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और इनफैक्ट अगर 3 कैपेसिटर्स से ज़्यादा कैपेसिटर्स होते तो उनकी कैपेसिटेंस भी यहाँ पर ऐड होना शुरू हो जाती। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और अगर हमारे पास कैपेसिटर्स जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो
और हमें उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी हो तो फिर हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं. सो C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. और आप देख सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में कैपेसिटेंसेस आपस में डायरेक्टली ऐड हो रही हैं. इसका मतलब है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बढ़ना शुरू हो जाती है. तो अगर हमारे पास मल्टीपल कैपेसिटर्स हों और हम उन्हें आपस में पैरेलली कनेक्ट करें, या किसी सर्किट के अंदर पहले से ही मल्टीपल कैपेसिटर्स मौजूद हैं और वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो टोटल या ओवरऑल कैपेसिटेंस है वो बढ़ना शुरू हो जाती है. यानी उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है. क्यों बढ़ना शुरू हो जाती है? क्योंकि यहाँ फॉर्मूले से नज़र आ रहा है कि सारी कैपेसिटेंसेस आपस में ऐड होना शुरू हो जाती है. ये तो था पैरेलल कॉम्बिनेशन. अगर हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की, कैपेसिटर्स इन सीरीज, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ही लाइन में डिफरेंट कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं, और इन तमाम कैपेसिटर्स को हम किसी सोर्स से कनेक्ट कर दें, फॉर एग्जांपल ये एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है. लेट्स से इन कैपेसिटर्स की हम लेबलिंग कर देते हैं. इसे हम C1 कह देते हैं, इसे C2 और इसे C3. और मैंने बताया कि वोल्टेज सोर्स जो होती है आमतौर पर उसके दो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, और एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल. अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब हम सोर्स को कनेक्ट करेंगे इन सीरीज में कनेक्टेड कैपेसिटर्स के साथ, तो होगा क्या कि फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल इस C1 की इस प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर देगा. ये याद रखें कि ये जो कैपेसिटर्स की प्लेट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं इनको यहाँ शो कर देता हूँ. लेट्स से ये एक कैपेसिटर है जो कि चार्ज नहीं है. जब कोई कैपेसिटर चार्ज नहीं होता तो उसकी दोनों प्लेट्स के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है, टोटल चार्ज ये होता है 0, ठीक है. जब ये चार्ज नहीं है तो ये फॉर एग्जांपल एक कैपेसिटर है जिसकी दो प्लेट्स हैं, और इन दोनों प्लेट्स के ऊपर अगर हम नेट चार्ज फाइंड आउट करेंगे, टोटल चार्ज फाइंड आउट करेंगे, तो जो नेट चार्ज या टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा? वो 0 होगा. अब जब हम सीरीज में कनेक्टेड कैपेसिटर्स को किसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, तो सोर्स का ये टर्मिनल आपको नज़र आ रहा है, ये पॉजिटिव है. ये टर्मिनल जब यहाँ कनेक्ट होगा इस प्लेट से, तो ये इस प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर देगा, ठीक है. अब मैंने आपको बताया फॉर एग्जांपल ये कैपेसिटर है, इसकी एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपेयर होगा, ठीक. जितने पॉजिटिव चार्ज यहाँ अपेयर होंगे उतने नेगेटिव चार्ज यहाँ अपेयर हो जाएंगे, यहाँ अपेयर हो जाएंगी. क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, और पहले टोटल चार्ज अगर हम देखें तो 0 था, बाद में भी टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए. तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो गया, तो जितना पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट पर अपेयर होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरी प्लेट पे अपेयर होगा. तो अपेरेंटली क्या होगा कि प्लस क्यू और माइनस क्यू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज जो है वो पहले और बाद का सेम होना चाहिए. तो पहले 0 था, बाद में भी आपको नज़र आ रहा है 0 है, ठीक है. इसी तरह अगर आप गौर कर सकें, ये नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है इस कैपेसिटर की इस प्लेट से, तो ये इसको नेगेटिवली चार्ज कर देगा.
अब जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पेयर होगा तो जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पेयर होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पेयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स का नेट चार्ज जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। लिहाजा अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज अपेयर हुआ है कुछ, उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ अपेयर होगा तो नेट चार्ज यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह इंटरेस्टिंगली आप देखें ये वाली जो प्लेट है ये इसके साथ कनेक्टेड है। तो अगर हम सिर्फ इन दो प्लेट्स की बात करें, यानी मिसाल के तौर पर इस कैपेसिटर की ये प्लेट और इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट, ठीक है, C2 है ये एंड दिस इज C3। इन प्लेट्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप चार्ज करने से पहले इन दोनों प्लेट्स का नेट चार्ज देखें तो नेट चार्ज कितना होना चाहिए था? नेट चार्ज Q नेट शुड बी इक्वल्स टू 0 क्योंकि ये न्यूट्रल प्लेट्स हैं। बट जब इसमें से एक प्लेट के ऊपर, ये C3 की इस एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो गया तो अब नेट ज़ीरो लाने के लिए जितना चार्ज यहाँ होगा उतना ही चार्ज यहाँ अपेयर होना चाहिए और ये नेगेटिव होना चाहिए। तो क्योंकि ये नेगेटिव होगा, ऐसी सूरत में तभी ये टोटल चार्ज हमारे पास जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। सो इसलिए जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ अपेयर हुआ उतना नेगेटिव चार्ज इस जगह अपेयर होगा। क्यों? क्योंकि इस प्लेट और इस प्लेट का नेट चार्ज कितना होना चाहिए? ये ज़ीरो होना चाहिए। और जाहिर सी बात है जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पेयर हुआ उतना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पेयर होना चाहिए। सो होता क्या है, बॉटम लाइन क्या है, हम ये कह सकते हैं कि जब सीरीज़ में कैपेसिटर्स होते हैं और उन्हें किसी सोर्स से कनेक्ट किया जाता है तो सीरीज़ में कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज अपेयर होता है वो एक जैसा होता है, यानी हर कैपेसिटर पर सेम चार्ज अपेयर होगा। जबकि अगर हम बात करें वोल्टेज की तो देखें, आप खुद यहाँ देख सकते हैं वोल्टेज का फॉर्मूला अगर आप रिकॉल करें, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था Q बराबर होता है CV के। तो अगर हम V यहाँ से निकालें तो ये होगा Q अपॉन C। तो फॉर एग्जांपल अगर ये फॉर्मूला मैं यहाँ लगाऊँ इस जगह तो ये होगा V1 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C1। यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये होगा V2 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C2। और यही फॉर्मूला अगर हम यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा V3 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C3। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि वोल्टेज डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड कैपेसिटेंस, हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो डिफरेंट है, इसलिए वोल्टेज सेम नहीं होगी। तो बॉटम लाइन ये है जो आपको जहन में रखनी है, वो ये है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर Q जो होता है वो सेम होता है एट ईच कैपेसिटर, जबकि V जो होता है यानी वोल्टेज जो होती है ये डिवाइड हो जाती है अमंग ईच कैपेसिटर्स। ठीक है जी। अब वोल्टेज टोटल हमारी क्या थी? V थी और ये तीन हिस्सों में डिवाइड हो गई। सो हम ये कह सकते हैं कि टोटल वोल्टेज V थी, ये तीन हिस्सों में डिवाइड हो गई, इट्स V1 प्लस V2 प्लस V3। और जैसा कि हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले यहाँ देखा कि V जो है ये बराबर होता है Q अपॉन C के। फॉर एग्जांपल इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 1 और हमें पता है कि V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C। इसी तरह V1 हमने ऊपर डायग्राम में देखा ये बराबर था Q अपॉन C1, V2 Q अपॉन C2 एंड V3 ये Q अपॉन C3 था। सो अगर हम इन तमाम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1, तो V की जगह हम लिख सकते हैं Q अपॉन
एक्सक्यूज मी, ये किसी और पेज पे चले गए हम। जी जी, तो मैं बात कर रहा था कि अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो v है ये रिप्लेस हो जाएगा q अपॉन c से, दिस वुड बी q ओवर c। ठीक है, इसी तरह v1 जो होगा ये हमारा रिप्लेस हो जाएगा q अपॉन c1 से, q ओवर c1, देन q ओवर c2, और फिर ये हो जाएगा q ओवर c3। हमने जस्ट क्या किया है कि v1 v2 v3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है इक्वेशन नंबर 1 में। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि राइट साइड पर q हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो q अपॉन c इज इक्वल्स टू q, अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3, और यहाँ पर इस q से ये q कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो 1 अपॉन c दिस वुड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन c1, 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3, और अगर मज़ीद यहाँ पर कैपेसिटर्स होते सीरीज़ में तो उनकी कैपेसिटेंस फर्दर यहाँ आना शुरू हो जाती। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। जब कैपेसिटर्स आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हो और उनकी इक्विवेलेंट या नेट कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करनी हो तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और आपको नज़र आ रहा होगा कि टोटल कैपेसिटेंस जो है वो यहाँ पर रेसिप्रोकल की फॉर्म में आ रही है, यानी हमारे पास 1 अपॉन की फॉर्म में आ रही है। तो इसका मतलब है टोटल कैपेसिटेंस जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं होगा। किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, सैम्पल प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें हम जो हमने कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज देखे हैं उनको यूटिलाइज करने जा रहे हैं, यूज़ करने जा रहे हैं। सो एक्सक्यूज मी, जी, तो हम सैम्पल प्रॉब्लम से आस करने जा रहे हैं। पेज नंबर 665, 665, और इस पेज के ऊपर हमें एक डायग्राम गिवन है, और उस डायग्राम की मदद से हम लोगों ने टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है, या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं वो डायग्राम बना रहा हूँ ताकि थोड़ी सी हमारे लिए समझना आसान हो जाए, और फिर उसके बाद ये कि हम टोटल या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम।
इसमें अच्छा जी, ये एक डायग्राम है, ये थोड़ा सा डिवाइस में प्रॉब्लम आ रही है बार बार, तो थोड़ा सा इसके ड्राइंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही है, लेकिन बहरहाल आई होप कुछ कुछ समझ में आ रही होगी। इसमें हमें डिफरेंट कैपेसिटर्स गिवन हैं, फॉर एग्जांपल ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, और फिर ये दो टर्मिनल्स हैं A और B, और ये बताया गया है कि इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान हम जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वोल्टेज जो है ये V है इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान, ठीक है। और सॉरी, ठीक है ये। इसके अलावा हमसे ये कहा जा रहा है कि इन तीनों कैपेसिटर्स की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करनी है, जबकि इनकी जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो वैल्यूज़ कुछ इस तरह की हैं। C1 ये है 12 माइक्रोफैरड, C2 दिस इज 5.3 माइक्रोफैरड और C3 ये है 4.5 माइक्रोफैरड, जबकि टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें फाइंड आउट करनी है, जिसको हम C से लिख रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले ये ध्यान में रखिएगा, अगर मीटिंग हमारी एंड अप हो जाती है तो आप दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि हमारी अटेंडेंस वगैरह भी बाकी है, ठीक है। अच्छा, जब आपके सामने कोई ऐसी डायग्राम आ जाए, अब इसमें आप अगर गौर कर सकें तो ये दो कैपेसिटर पैरेलल हैं और ये वाला इनके साथ सीरीज़ में, तो याद रखें कि एक वक्त में एक ही फार्मूला यूज़ होगा, या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का या सीरीज़ कॉम्बिनेशन का, ठीक है। आप अगर गौर कर सकें तो आपको इसमें एक यहाँ पर एक क्लोज लूप बनता हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपकी डायग्राम में आपको इस तरह के कोई क्लोज लूप बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो आप सबसे स्मॉलेस्ट लूप से स्टार्ट करें, ये सबसे ईजीएस्ट वे है इसका। तो अगर हम यहाँ पर देखें इस क्लोज लूप के अक्रॉस, तो ये दोनों कैपेसिटर जो है ये एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड है। तो पहले हमें इस वाले पोर्शन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। हम सबसे पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस पोर्शन में हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, C1 और C2। इन दोनों कैपेसिटर्स को हम कंबाइन करके एक नया नाम दे देते हैं और इसे कह देते हैं C3। जबकि ये जो C3 है ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमने पीछे देखा कि पैरेलल जब कैपेसिटर्स होते हैं तो उनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो आपस में डायरेक्टली ऐड होना शुरू हो जाती है। तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2, ठीक है। और अगर इन दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हम देखें तो एक की वैल्यू हमें गिवन है 12 और दूसरे की वैल्यू है 5.3। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें, दिस इज 17.3 माइक्रोफैरड, ये C3 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब ओरिजिनल डायग्राम में इन दोनों को हमने रिप्लेस कर देना है C3 से। तो अगर हम इन दोनों को C3 से रिप्लेस करते हैं, फॉर एग्जांपल ये C3 है, तो आप देखिए फर्दर इन दोनों को C3 बना दिया हमने, तो अब हमारे पास एक और, अच्छा आई एम सॉरी, C3 हमारे पास था,
हमें इसको C4 कह देना चाहिए था, इसको हम कह देते हैं C4। तो अगर ये C4 बन गया तो एक और कैपेसिटर हमारे पास डायग्राम में मौजूद है C3, ये वाला, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि अब ये दोनों कैपेसिटर जो हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे। अब कोई और फर्दर कैपेसिटर बचा नहीं है, तो ये फाइनल हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगी। और इसके लिए फार्मूला होगा 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ C1 नहीं है बल्कि C4 है और C3 है, तो फिर इसको हम कर देंगे C4 और इसे कर देंगे C3। अगर हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 1/4.5 प्लस 1/17.3, और याद रखिए कि ये 1/C है, तो अगर हम इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/C का रेसिप्रोकल भी लेना होगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा दिस वुड बी 3.57 माइक्रोफैरेड। दिस इज द टोटल कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। अगर हमसे फॉर एग्जांपल चार्ज के बारे में पूछा जाए तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए फॉर एग्जांपल हमसे ये कहा जाता इस क्वेश्चन के अंदर कि जी आप चार्ज भी मालूम करें हर कैपेसिटर पर कितना चार्ज स्टोर हुआ है, ठीक है। तो इसका जो पार्ट बी है, पार्ट बी, उसमें ये कहा गया है कि अगर टोटल वोल्टेज 12.5 वोल्ट हो तो फिर हमें बताना है कि C1 पे कितना चार्ज स्टोर हुआ है। C1 पे जो चार्ज है उसको हम Q1 कह रहे हैं, दिस इज द चार्ज एट C1, और C1 पर कितना चार्ज स्टोर हुआ है हमें ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो याद रखें कि जब भी आपको इस तरह की डायग्राम दी जाए जिसमें मल्टीपल कैपेसिटर्स हों और आपसे पूछा जाए कि किसी कैपेसिटर के ऊपर बताएं कितना चार्ज स्टोर हुआ है, तो पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें। चाहे वो हमसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछे या ना पूछे, हमें पहला काम ये करना होगा कि हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी होगी। तो इत्तेफाक से हमने यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, और हमारी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई है वो आई है 3.57, ठीक है। तो क्योंकि हम कर चुके हैं कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, लिहाजा सबसे पहले मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिख रहा हूँ, दिस इज 3.57 माइक्रोफैरेड। फिर आप टोटल या इक्विवेलेंट वोल्टेज लिख लें जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो ये है 12.5 वोल्ट, ठीक है। और जब टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट वोल्टेज हमें गिवन है तो हम टोटल चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है C मल्टीप्लाई बाय V। तो अगर हम C और V दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 44.62 माइक्रो कूलम। ये हमारे पास टोटल चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये याद रखें ये टोटल चार्ज है हमारे पास 44.62 माइक्रो कूलम। ये किसका चार्ज है? ये वो चार्ज है जो C पर मौजूद है। तो आप यहाँ देखें इस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज मौजूद है उसको हमने Q का नाम दिया है। और ये कैपेसिटर खुद किससे बना है? ये बना है इन दोनों कैपेसिटर से। ये दोनों कैपेसिटर किस कॉम्बिनेशन में? ये सीरीज में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है? सेम होता है। लिहाजा इस कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा Q4 वो भी Q के बराबर होगा, और इस कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा Q3 ये भी किसके बराबर होगा? Q के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कैपेसिटर बना था ये इन दो से बना था और ये दोनों सीरीज में थे। अगर ये दोनों पैरेलल होते तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो फिर इस कैपेसिटर की जो वोल्टेज होती वही वोल्टेज इन दोनों के अक्रॉस भी होती।
लेकिन क्योंकि ये सीरीज में, लिहाजा सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो चार्ज दोनों के ऊपर सेम होगा। सो मैं इसको यहाँ इस तरह लिख रहा हूँ कि Q3 Q4 would be equals to Q and this is 44.62 माइक्रो कूलम। ठीक है, अब आप यहाँ गौर कीजिए कि मिसाल के तौर पर ये जो Q4 हमें मिला, C4 हमें पता है, Q4 हमें मिला, हम इसकी मदद से V4 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो V4 का फॉर्मूला V हमारे पास बराबर होता है Q अपॉन C के, तो V4 है तो ये हो जाएगा Q4 अपॉन C4। V हमारे पास Q4 की जो वैल्यू है इट्स 44.62 और C4 हमने पीछे कैलकुलेट किया था, आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज C4 और ये है 17.3। तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.579 वोल्ट। तो अब हमने V4 कैलकुलेट कर लिया, हमने स्टार्ट यहाँ से किया, यहाँ से हम इधर आए, फिर हमने यहाँ C4 को फाइंड आउट किया और C4 के अक्रॉस जो चार्ज आ रहा था वो चार्ज Q4 था, वो हमने फाइंड आउट किया, और जो वोल्टेज आ रही थी वो V4 थी, ये वोल्टेज हमने फाइंड आउट की। अब C4 खुद किससे बना है? C4 आप देख सकते हैं इन दोनों से बना है। ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में? ये पैरेलल है। पैरेलल में वोल्ट